हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम जोन पे। वह फिर से मैं हाजिर हूँ 16 दिसंबर 2020 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा क्योंकि लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस वीडियो की एक मिस्टेक करेक्ट कर लेते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ये पढ़ा दिया था कि जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख यूनियन टेरिटरी बने थे 31 अगस्त को, जबकि सही ये होगा कि जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख यूनियन टेरिटरी बने थे 31 अक्टूबर 2019 को। तो आप इतना याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख यूनियन टेरिटरी बने थे 31 अक्टूबर 2019 को। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आरबीआई द्वारा इंडिया के किस शहर में ऑटोमेटेड बैंक नोट प्रोसेसिंग सेंटर को स्थापित किया गया है? तो ऑटोमेटेड बैंक नोट प्रोसेसिंग सेंटर को स्थापित किया गया है जयपुर में। कहां पे? जयपुर में। रिसेंटली आरबीआई ने जयपुर में एक ऑटोमेटेड बैंक नोट प्रोसेसिंग सेंटर स्थापित कर दिया है और जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ये बैंक नोट प्रोसेसिंग सेंटर फुल्ली ऑटोमेटेड होगा, यानी कि करेंसी नोट्स की रिसिप्ट, स्टोरेज और प्रोसेसिंग सारा ऑटोमेटिक तरीके से होगा। तो आप देखिएगा, आरबीआई ने जयपुर में ऑटोमेटेड बैंक नोट प्रोसेसिंग सेंटर को स्थापित कर दिया है। इस समय आरबीआई बहुत चर्चा में है। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र की जो कराड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, आरबीआई ने उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। साथ ही साथ आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक पर 10 लाख का फाइन लगा दिया है। आरबीआई की बात कर लेते हैं। आरबीआई एक्ट पास हुआ था 1934 में। आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है और वर्तमान में आरबीआई के 25th गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। यह क्वेश्चन देखते हैं। टीवीईटी पर फोकस्ड स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट का सेकंड एडिशन किसके द्वारा रिलीज किया गया है? तो टीवीईटी पर आधारित स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट का सेकंड एडिशन यूनेस्को ने रिलीज कर दिया है। रिसेंटली यूनेस्को ने न्यू दिल्ली में टीवीईटी पर आधारित स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट का सेकंड एडिशन रिलीज कर दिया है। इसमें यूनेस्को ने बताया है कि अगर हम टीवीईटी को और बेहतर करना चाहते हैं तो हमें 10 रास्ते अपनाने चाहिए। वो 10 रास्ते आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आप देखिएगा, टीवीईटी को बेहतर करने के लिए यूनेस्को ने अपनी स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट के सेकंड एडिशन में 10 रिकमेंडेशन दी हैं। टीवीईटी मतलब टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो आप इतना देखिएगा, ये जो स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट का सेकंड एडिशन है, इसको प्रिपेयर किसने किया है? तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज जो कि मुंबई में है, उसके द्वारा इस टीवीईटी स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट को प्रिपेयर किया गया है। लेकिन इसको रिलीज किया है यूनेस्को ने। फुल फॉर्म देख लीजिए आप, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई थी 1945 में। हेडक्वार्टर इसका पेरिस में है यूनेस्को का। और वर्तमान में यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल कौन है? ऑड्रे अजोले। क्वेश्चन देखते हैं। चाबहार पोर्ट के ज्वाइंट यूज पर फर्स्ट ट्राइलेटरल वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई है। आपको बताना है इसमें से कौन सा देश उस ट्राइलेटरल वर्किंग ग्रुप की मीटिंग में शामिल नहीं था। तो फर्स्ट ट्राइलेटरल वर्किंग ग्रुप की मीटिंग में अफगानिस्तान शामिल नहीं था। बाकी ये तीनों कंट्रीज, इंडिया, ईरान और उज्बेकिस्तान, ये चाबहार पोर्ट के ज्वाइंट यूज पर जो फर्स्ट ट्राइलेटरल वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई है उसमें शामिल थे। आप यहां देख लीजिए, चाबहार पोर्ट ये ईरान में स्थित है। चाबहार पोर्ट गल्फ ऑफ ओमान के पास है। रिसेंटली इसके ज्वाइंट यूज पर फर्स्ट ट्राइलेटरल वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई। इसमें इंडिया शामिल था, ईरान तो शामिल था ही, और साथ ही साथ उज्बेकिस्तान शामिल था। अफगानिस्तान शामिल नहीं था। तो आप इतना जरूर याद रखिएगा। चाबहार पोर्ट कहाँ है? मैंने आपको बता दिया, ईरान में है, गल्फ ऑफ ओमान के पास। रिसेंटली फर्स्ट ट्राइलेटरल वर्किंग ग्रुप मीटिंग हुई है इन तीनों कंट्रीज के बीच में। क्योंकि ईरान में है तो ईरान की बात कर लेते हैं। कैपिटल क्या है ईरान की? तेहरान। करेंसी क्या है ईरान की? रियाल। ईरान के सुप्रीम लीडर का नाम क्या है? अली खामनेई ईरान के सुप्रीम लीडर हैं। वहीं ईरान के प्रेसिडेंट कौन है? हसन रोहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रिसिल रिपोर्ट के अनुसार इंडिया की जीडीपी कितना कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी फाइनेंशियल ईयर 21 के दौरान, यानी वित्तीय वर्ष 2021 में? क्रिसिल रिपोर्ट के अनुसार इंडिया की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ये कितना परसेंट कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी? तो 7.7%। कितना? क्रिसिल के अनुसार इंडिया की जीडीपी 7.7% कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी इस फाइनेंशियल ईयर में। जो लास्ट प्रेडिक्शन था क्रिसिल का, उसमें 9% बताया था इन्होंने, लेकिन अब उसको और बढ़िया कर दिया है, यानी कि इंप्रूव कर दिया है और कहा है कि वित्तीय वर्ष 2021 में इंडिया की जीडीपी 7.7% कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी, यानी जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहेगी? -7.7%। क्रिसिल की बात कर लेते हैं। तो S&P ग्लोबल कंपनी का ये पार्ट है। क्रिसिल का स्थापना हुआ था 1987 में, जो कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है क्रिसिल। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। और क्रिसिल के सीईओ कौन है? आयुष सुयस।
क्रिसिल से पहले एडीबी ने भी फोरकास्ट रिलीज किया है इंडिया की जीडीपी का, और एडीबी ने कहा है कि इंडिया की जीडीपी 8% कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी, तो आप ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओला वर्ल्ड का लार्जेस्ट ई स्कूटर फैक्ट्री किस इंडियन स्टेट में स्थापित करेगा? तो ओला विश्व की सबसे बड़ी ई स्कूटर मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री को तमिलनाडु में स्थापित करेगा। कहाँ पे? तमिलनाडु में स्थापित करेगा ओला। अभी जो हम लोग ई स्कूटर यूज करते हैं वो मोस्टली ऐसा होता है कि हम लोग इंपोर्ट करते हैं। अब ओला जो है वर्ल्ड की लार्जेस्ट ई स्कूटर मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री को तमिलनाडु में स्थापित कर देगा। तमिलनाडु में ये ओला की पहली फैक्ट्री होगी, आप याद रखिएगा। ओला ने रिसेंटली यूरोप में अपने ईवी बिजनेस का हेड किसे बनाया था? तो जुलियन गेफर्ड को ओला ने यूरोप में अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल बिजनेस का हेड बनाया था, आप इतना याद रखिएगा। और ये जो वर्ल्ड लार्जेस्ट ई स्कूटर फैक्ट्री बन रही है ये 2400 करोड़ में बन रही है, जबकि इसकी कैपेसिटी होगी 2 मिलियन यूनिट पर ईयर, यानी कि 2 मिलियन 20 लाख ई स्कूटर प्रत्येक वर्ष ओला की ये फैक्ट्री बनाएगी। तो वर्ल्ड की लार्जेस्ट ई स्कूटर फैक्ट्री कहाँ स्थापित हो रही है? तमिलनाडु में। किसके द्वारा? ओला के द्वारा। ओला की स्थापना कब हुई थी? 2010 में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? बेंगलुरु में। और ओला के सीईओ कौन है? भाविश अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2030 में ओडिशा द्वारा मेंस हॉकी वर्ल्ड कप का कौन सा एडिशन होस्ट किया जाएगा? तो ओडिशा 2023 में मेंस हॉकी वर्ल्ड कप का 15th एडिशन होस्ट करेगा। देखिए 2023 में जो फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप हो रहा है वो ओडिशा में हो रहा है। 2018 में इसका 14th एडिशन भी ओडिशा में ही हुआ था। तो आप देखिएगा मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 में ओडिशा में होस्ट किया जाएगा। अच्छा, ये जो मेंस हॉकी वर्ल्ड कप है ये 4 वर्षों पर ऑर्गेनाइज होता है। लास्ट ईयर भी ओडिशा में हुआ था, लास्ट एडिशन, और ये एडिशन यानी 15th एडिशन भी ओडिशा में होगा। मेंस हॉकी वर्ल्ड कप कौन ऑर्गेनाइज करता है? फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी। स्थापना कब हुई थी? 1924 में इसकी पेरिस में स्थापना हुई थी। लेकिन हेडक्वार्टर कहाँ है FIH का? तो लोसाने स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। प्रेसिडेंट कौन है FIH के? नरिंदर बत्रा इसके प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेमस पर्सनालिटीज, रिसेंटली इनका निधन हो गया। पहले एम्ब्रोस द्लामिनी। कौन है? एम्ब्रोस द्लामिनी, आप देख लीजिए, एम्ब्रोस द्लामिनी, रिसेंटली इनका निधन हो गया। ये ई स्वातिनी एक कंट्री है सदर्न अफ्रीका में, उसके प्राइम मिनिस्टर थे एम्ब्रोस द्लामिनी, रिसेंटली इनका निधन हो गया। दूसरे कौन है? राधिका रंजन प्रमाणिक। ये हैं राधिका रंजन प्रमाणिक, ये वेस्ट बंगाल के पॉलिटिशियन थे, जाने माने पॉलिटिशियन हैं, थे राधिका रंजन प्रमाणिक, रिसेंटली इनका भी निधन हो गया। तो एम्ब्रोस द्लामिनी ई स्वातिनी के प्राइम मिनिस्टर और राधिका रंजन प्रमाणिक वेस्ट बंगाल के पॉलिटिशियन, दोनों लोगों का निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, एकातोरिन गोरगोडसे के साथ मिलकर अल हबतूर टेनिस चैलेंज का डबल किसने जीता है? तो अल हबतूर टेनिस चैलेंज का डबल जीता है अंकिता रैना ने और एकातोरिन गोरगोडसे। जो अंकिता रैना है वो इंडिया के अहमदाबाद से बिलोंग करती हैं, और ये जो एकातोरिन गोरगोडसे हैं ये जॉर्जिया से बिलोंग करती हैं। तो आप याद देखिएगा, अंकिता रैना और एकातोरिन गोरगोडसे इन्होंने अल हबतूर टेनिस चैलेंज को जीत लिया है। अच्छा, ये अल हबतूर टेनिस चैलेंज ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज होता है? ये एक प्रोफेशनल फीमेल टेनिस टूर्नामेंट है जो इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है दुबई में। कहाँ पे? दुबई में ऑर्गेनाइज किया जाता है अल हबतूर टेनिस चैलेंज। इसका डबल जीता है अंकिता रैना और एकातोरिन गोरगोडसे। अंकिता रैना अहमदाबाद से बिलोंग करती हैं, आपको याद रखना है। बात करें इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन की, तो 1913 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है ITF का? लंदन में। और वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट कौन है? डेविड हेगर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिसेंटली नाना अकुफो अड्डो को किस अफ्रीकन कंट्री का नया प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया है? तो दोबारा नाना अकुफो अड्डो को घाना का, कहाँ का? घाना का वापस से प्रेसिडेंट चुना गया है। ये देखिए, ये हैं नाना अकुफा अड्डो, रिसेंटली वापस ये घाना के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं। 2016 से प्रेसिडेंट थे ही, फिर से इलेक्शन हुए हैं और नाना अकुफा अड्डो जीत गए हैं। तो आप देखिएगा, नाना अकुफा अड्डो घाना के वापस प्रेसिडेंट बन गए हैं। घाना की कैपिटल आप देख लीजिए, अक्रा है। घाना की करेंसी क्या है? CEDI करके घाना की करेंसी है, तो आप वो भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
स्मॉल फाइनेंस बैंक स्थापित करने के लिए कितनी पेड अप कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है? तो स्मॉल फाइनेंस बैंक को स्थापित करने के लिए 200 करोड़, कितना? 200 करोड़ की पेड अप कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। इस समय स्मॉल फाइनेंस बैंक काफ़ी चर्चा में है क्योंकि पीके मोहंती ने रिकमेंडेशन दी है इनकी पेड अप कैपिटल को बढ़ाकर 500 करोड़ कर देना चाहिए। इंडिया की फर्स्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन थी? तो कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक इंडिया की फर्स्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक थी। 2016 में बनी थी ये। हेडक्वार्टर कहाँ था इसका? जालंधर, पंजाब में। और ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है इंडिया में, ये ऊषा थोराट कमेटी की रिकमेंडेशन पर आई हैं। तो आप इतना याद रखिएगा, अभी मिनिमम पेड अप कैपिटल है स्मॉल फाइनेंस बैंक की वो 200 करोड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आरबीआई के डिक्लेरेशन के अनुसार अभी इंडिया में कितनी डी सिप्स हैं? डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक। तो अभी इंडिया में 3 डी सिप्स हैं। कौन सा? एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी। ये तीनों बैंक इंडिया की डी सिप्स हैं। जो ये डी सिप्स होती हैं यानी डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक, इनके फेल होने से इंडिया की इकोनॉमी पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ेगा। तो उन्हीं को डी सिप्स घोषित किया जाता है। इंडिया के अभी कोई भी बैंक जी सिप्स नहीं है, यानी ग्लोबली सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक इंडिया की कोई भी नहीं है, जबकि डी सिप्स ये 3 हैं। तो आपको ये तीनों के नाम जरूर याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020 का यूएन पॉपुलेशन अवार्ड किस इंडियन एनजीओ ने जीता है? तो 2020 का यूएन पॉपुलेशन अवार्ड जीता है हेल्पेज इंडिया। किसने? हेल्पेज इंडिया ने 2020 का यूएन पॉपुलेशन अवार्ड जीता है इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में। तो आप ये जरूर याद रखिएगा, हेल्पेज इंडिया 1978 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ये इंडियन एनजीओ है हेल्प एज इंडिया, इसने 2020 के यूएन पॉपुलेशन अवार्ड को जीत लिया है। इंस्टीट्यूशन की कैटेगरी में जीता है। तो अगर आपसे ये पूछें कि इंडिविजुअल कैटेगरी में किसने जीता है यूएन पॉपुलेशन अवार्ड 2020 का, तो इन्होंने जीता है। ये कौन है? भूटान की मदर हैं, क्वीन मदर, भूटान की क्वीन मदर ग्यालयुम संगय छोडेन वांगचुक। ग्यालयुम संगय छोडेन वांगचुक ने यूएन पॉपुलेशन अवार्ड 2020 का जीता है इंडिविजुअल कैटेगरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया द्वारा यूएनआरडब्ल्यूए के लिए कितना फंड एलोकेट किया गया है? तो इंडिया ने रिसेंटली यूएनआरडब्ल्यूए के लिए $2 मिलियन, कितना? $2 मिलियन का फंड एलोकेट किया है। देखिए, इंडिया यूएनआरडब्ल्यूए के लिए फंड एलोकेट करता रहता है। इस वर्ष में अभी तक कुल मिलाकर $5 मिलियन का फंड एलोकेट कर चुका है इंडिया यूएनआरडब्ल्यूए के लिए। ये जो यूएनआरडब्ल्यूए है, ये जो फिलिस्तीन के शरणार्थी होते हैं उनके रिहेबिलिटेशन के लिए काम करती है। इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी फॉर पैलेस्टीन रेफ्यूजीज। तो आप देखिएगा, इंडिया ने रिसेंटली $2 मिलियन का असिस्टेंस प्रोवाइड किया है यूएनआरडब्ल्यूए के लिए, और 2020 में अभी तक इंडिया $5 मिलियन का असिस्टेंस प्रोवाइड कर चुका है। यूएनआरडब्ल्यूए, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? अम्मान, जॉर्डन की कैपिटल अम्मान में इसका हेडक्वार्टर है। 1949 में स्थापना हुई थी इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली बीएसएफ और किसके बीच में कोलकाता में आईजी लेवल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई है? तो कोलकाता में आईजी लेवल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुई है बीएसएफ और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश। किसके बीच में? बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड और बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के बीच में कोलकाता में एक आईजी लेवल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई है। बॉर्डर इश्यूज पर और बॉर्डर मैनेजमेंट पर चर्चा हुई। आपको याद होगा, जो रेड क्लिफ लाइन है वो सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के बीच नहीं है, इंडिया बांग्लादेश के बीच भी रेड क्लिफ लाइन ही है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की बात करें तो 1965 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? न्यू दिल्ली में। इसका मोटो क्या है? ड्यूटी अनटू डेथ। वर्तमान में बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल कौन है? राकेश अस्थाना बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल हैं। आप देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनुअल फ्लावर शो का 17th एडिशन इंडिया के किस शहर में ऑर्गेनाइज किया गया है? तो एनुअल फ्लावर शो हर वर्ष ये दिसंबर में ऑर्गेनाइज किया जाता है। इस बार फिर से इसको ऑर्गेनाइज किया गया है नागपुर में। कहाँ पे? नागपुर में ऑर्गेनाइज किया गया है एनुअल फ्लावर शो का 17th एडिशन। इसको न्यूयॉर्क बेस्ड एक सोसाइटी द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। इस बार 17वां एडिशन नागपुर में ऑर्गेनाइज किया गया है। तो आप याद रखिएगा, एनुअल फ्लावर शो, इसको नागपुर के हिस्लोप कॉलेज में ऑर्गेनाइज किया गया है। नागपुर को ऑरेंज सिटी के नाम से भी जानते हैं क्योंकि यहाँ के संतरे बहुत फेमस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया में एनर्जी स्टोरेज इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए किसने यूनिडो के साथ पार्टनरशिप की है? तो इंडिया में एनर्जी स्टोरेज को प्रमोट करने के लिए IESA
IESA ने यूनिडो के साथ पार्टनरशिप की है। यूनिडो का फुल फॉर्म आप देख लीजिए, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। IESA का फुल फॉर्म क्या है? इंडिया एनर्जी स्टोरेज अलायंस। तो आप ये देखिएगा, IESA और यूनिडो ने आपस में पार्टनरशिप की है इंडिया में एनर्जी स्टोरेज इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए। IESA की बात करें तो इंडिया का एक लीडिंग अलायंस है, 2012 में लॉन्च हुआ था। वहीं यूनिडो की बात करें, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। यूनिडो का हेडक्वार्टर वियना, ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में है, और डायरेक्टर जनरल कौन है? ली योंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली MM नरवणे, जो कि हमारे इंडियन आर्मी चीफ हैं, उन्होंने अब्दुल अजीज मिलिट्री एकेडमी का विजिट किया है। आपको बताना है ये अब्दुल अजीज मिलिट्री एकेडमी किस कंट्री में स्थित है। तो अब्दुल अजीज मिलिट्री एकेडमी स्थित है सऊदी अरब में। कहाँ पे? सऊदी अरब में। जो हमारे मनोज मुकुंद नरवणे यानी आर्मी चीफ हैं, 2 कंट्रीज की विजिट पे हैं, एक UAE और दूसरी है सऊदी अरब। सऊदी अरब में विजिट के दौरान हमारे मनोज मुकुंद नरवणे जी अब्दुल अजीज मिलिट्री एकेडमी भी गए, साथ ही साथ सऊदी अरब के गॉर्ड ऑफ ऑनर से भी सम्मानित किए गए हैं MM नरवणे। MM नरवणे जी हमारे इंडिया के 28th आर्मी चीफ हैं। इस समय UAE और सऊदी अरब की विजिट पे हैं, वहीं पर अब्दुल अजीज मिलिट्री एकेडमी गए थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्क्वाड, जो कि एक स्क्रीन शेयरिंग मोबाइल ऐप है, रिसेंटली इसको किसके द्वारा एक्वायर किया गया है? तो स्क्वाड को एक्वायर किया गया है ट्विटर के द्वारा। किसके द्वारा? ट्विटर के द्वारा। आप यहाँ देख लीजिए, ये स्क्वाड है, इसको एक्वायर किया गया है ट्विटर के द्वारा। स्क्रीन शेयरिंग ऐप मतलब दो जो अपैरेटस होते हैं या फिर मोबाइल होते हैं, उनके डिस्प्ले को आपस में एक्सचेंज किया जा सकता है। उसके लिए स्क्वाड एक स्क्रीन शेयरिंग मोबाइल ऐप था, जिसको रिसेंटली ट्विटर ने एक्वायर कर लिया। ट्विटर की बात कर लेते हैं। 2006 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर ट्विटर का कहाँ है? कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया को वर्ल्ड की सिलिकॉन वैली कहते हैं। ट्विटर के फाउंडर एंड CEO कौन है? तो जैक डॉर्सी ट्विटर के फाउंडर एंड CEO हैं। ये हैं आज की वीडियो से क्वेश्चन। आई होप कि आप इन दोनों का जवाब दे पाएंगे। जल्दी ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।